टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है अवकलन के अनुप्रयोग एवं आंशिक अवकलन। साथ में आंशिक अवकलन भी 12वीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल में इसको पूछ लिया जाता है आंशिक अवकलन को, तो आंशिक अवकलन को भी ध्यान देना है। शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि अवकलन का अनुप्रयोग तो आप स्कूल लेवल में देखे ही होंगे। तो आंशिक अवकलन क्या होता है, जैसे हम जनरली जो फंक्शन लिखते हैं y = f(x) करके लिखते हैं, ये समथिंग जैसे cos स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कुछ भी होता है। इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही स्वतंत्र चर है x और एक परतंत्र चर y है। y का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अब यदि कोई ऐसा फलन है z जो x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि x² y प्लस x³ प्लस y² x ऐसे, तो ये क्या हुआ, z x और y दोनों का फलन है, तो एक बार में एक का अवकलन करेंगे और एक को कांस्टेंट मानेंगे, तो इसको कहा जाता है आंशिक अवकलन। और इस केस में dy/dx लिखते हैं, तो इस केस में ऐसे डेल लिखेंगे, डेल z/डेल x। मतलब ये है कि z का आंशिक अवकलन हो रहा है, d नहीं हो रहा है, अवकलन नहीं, आंशिक अवकलन हो रहा है। तो z का जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा तो y कांस्टेंट माना जाएगा और x का होगा, तो x² का 2x हो जाएगा, y कांस्टेंट, x³ पर 3x² हो जाएगा और ये x का 1 हो जाएगा। तो ऐसे डेल z/डेल x होगा। अब यदि हम y के सापेक्ष करते हैं डेल z/डेल y, तो x कांस्टेंट रहेगा, ये 1 हो जाएगा, तो x², ये 0 हो जाएगा और y² का 2y हो जाएगा, तो 2yx, ऐसे डेल z/डेल y होगा। इसमें जैसे हम निकालते थे d2y/dx², हायर ऑर्डर का, उच्च कोटि का अवकलन निकालते थे, तो वैसे इसमें भी होता है। इसको मैं फिर से y के सापेक्ष करूंगा तो डेल 2z/डेल y² कहलाएगा। इसमें y के सापेक्ष होगा तो ये 0 हो गया, तो पहले ही 0 है, ये 2x आ जाएगा, डेल 2z/डेल y²। यदि इसी को मैं अब x के सापेक्ष करूं, पहले y के सापेक्ष किया था, अब x के सापेक्ष करूंगा तो ये डेल 2z, पहले y के सापेक्ष हुआ था, अब x के सापेक्ष होगा, तो इसको लिखेंगे डेल 2z डेल x डेल y, माने डेल z/डेल y को x के सापेक्ष करना है, डेल x ऑफ डेल z/डेल y। तो इसको करना है x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा 2x और यहाँ x का 1 हो जाएगा, तो 2y ऐसे। उसके बाद यदि जैसे ये x के सापेक्ष हुआ, इसको y के सापेक्ष करूंगा तो इसको लिखेंगे डेल 2z/डेल y डेल x ऐसे। तो अब इसको y के सापेक्ष करना है तो ये 2x हो जाएगा और ये 3x² है, 3x² 0 हो जाएगा, इसमें y नहीं है, और y² का हो जाएगा 2y। तो ऐसे 2x एंड 2y करके हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए आगे, समघाती फलन। हो सकता है आप कहीं पर समघाती फलन सुने होंगे, वैसे आगे जाके अवकल समीकरण में तो आएगा। यहाँ पर समघाती फलन का मतलब है कि ऐसा फलन जिसमें चर का घात सभी पदों में बराबर हो। जैसे एक पद का समघाती फलन यदि मैं लिखूं f(x) तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x², ऐसे, मतलब इसमें घात समान होना चाहिए। तो एक चर में तो आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, दो चर में क्या होगा, जैसे दो चर का मैं लिखूं कि f जो है x और y दोनों का फलन है और समघाती बनाना है, तो ये भी समघाती फलन है। x और y दोनों का घात मिल करके, x और y दोनों का घात मिल करके 3 हो रहा है, तो ये घात 3 का समघाती फलन है x y में। जैसे घात 2 का बनाना चाहें तो xy प्लस x² प्लस y², ऐसे, ये एक समघाती फलन हुआ x और y में, लेकिन इसका घात 2 है। तो इस प्रकार समघाती फलन हुआ। ये समघाती फलन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आंशिक अवकलन में आपको जो कॉलेजों में इसको पढ़ेंगे, स्कूल लेवल में इस प्रकार का कैलकुलेशन होता है, कंपटीशन लेवल में जब आएंगे तो यहाँ पर एक प्रमेय यूज होता है, यूलर प्रमेय। ये समघाती फलनों के लिए होता है, ये समघाती फलनों के लिए होता है। तो इसका देखिए, कोई समघाती फलन है f x और y में, और उसका घात जो है x और y का घात मिल करके यदि n है, दोनों का घात मिल करके n घात का समघाती है, n घात का समघाती फलन है, तो क्या होगा इसमें देखिए,
n घात का समघाती फलन है तो डेल एफ अपन डेल एक्स, एक्स इंटू डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपन डेल वाई इक्वल टू एन एफ के इक्वल होता है। इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और इसका उपयोग करेंगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो हार्ड क्वेश्चन है, वो इजी हो जाएगा। इसलिए इसको हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। समघाती फलन और एक इसका फार्मूला होता है समघाती फलन का, द्वितीय घात का है एक्स स्क्वायर डेल एफ अपन डेल टू एफ अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू एफ अपन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 एफ के इक्वल होता है। इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल पहले देखते हैं, जैसे कुछ देर पहले लिखे थे घात 2 का एफ एक्स वाई इक्वल टू यदि है चलिए 3 घात एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ये घात 3 का समघाती फलन है। तो डेल एफ अपन डेल एक्स निकालेंगे और डेल एफ अपन डेल वाई निकालेंगे। जैसे यदि इस फार्मूला को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपन डेल वाई इक्वल टू 3 इंटू एफ, मतलब फिर यही आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ऐसे यदि हम प्रमेय यूज करते हैं तो, और यदि प्रूफ करना चाहें तो चलिए कंपटीशन लेवल में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका और एग्जांपल हम आपको बताते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। इसका हम एक सबसे पहला सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, z इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 होल टू पावर 1/3, इधर 1/4, इसका पावर 1/3 है, अपान में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान होल टू पावर 1/4 है। तो हमको फाइंड करना है इसी को, एक्स डेल जेड अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपन डेल वाई इक्वल टू क्या है, इसके इक्वल क्या प्राप्त होगा, ये हमको जेड के रूप में फाइंड करना है। जैसे ऑप्शन दिया है वो कुछ भी 2z 7/12z 10z ऐसा कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ है, किसके इक्वल होगा। तो इस थ्योरम को यदि उपयोग करें, इस थ्योरम को उपयोग करें तो इस फलन को हमको जानना पड़ेगा कि ये कितने घात का है। यहाँ x एक घात 4 है, यहाँ x एक घात 4 है, पूरे का घात 1/3 है, तो ऊपर का घात में आ गया 4/3, नीचे में यहाँ पर x एक घात 3 है, यहाँ y की घात 3 है, पूरे का घात 1/4 है, तो नीचे में घात आ गया 3/4। अब घातांक नियम से जानते हैं कि नीचे का घात जब ऊपर जाता है तो ऊपर के घात से वो घट जाता है, तो इसको हम घटा देते हैं 4/3 माइनस 3/4, तो इसका एलसीएम 12 हो गया, 16 माइनस 9 मीन्स 7/12 आ गया। तो पता चल गया कि जो जेड है वो जेड 7/12 घात का समघाती फलन है। समघाती इसलिए है कि प्रत्येक पद का घात ऊपर नीचे में समान दिख रहा है, समान घात वाले पद आपस में जुड़े हैं या घटे हुए हैं। इधर समघाती हम आपको बताए हैं। तो इस थ्योरम को उपयोग करें तो एक्स डेल जेड अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपन डेल वाई इक्वल टू 7/12z हो जाएगा, जो n आया है जिस घात का समघाती फलन है। तो इस थ्योरम को उपयोग करने पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर को बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। जैसे एक मैं फंक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल, थ्योरम को रहने देते हैं एज इट इज, उसको मिटाते नहीं हैं। u इक्वल टू tan इनवर्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई। और फिर से वही चीज़ हमको पूछा गया है, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, इसके इक्वल क्या आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये बहुपदी फलन था, बहुपदी फलन नहीं कहना चाहिए, परिमेय व्यंजक था। बहुपद के लिए तो इसके घात को पूर्णांक होना चाहिए था, परिमेय व्यंजक था। परिमेय व्यंजक तो सीधा घात के द्वारा इसको सॉल्व कर दिए। ये भी समघाती है, ऊपर में 2 घात है, नीचे में 1 घात है, तो इसका जो घात है ये क्या है 1 है, लेकिन tan इनवर्स लगने की वजह से इसको हम कंफर्म अभी नहीं कर पाएंगे। tan इनवर्स सामने में लगने की वजह से इसको हमको परिमेय व्यंजक बदलना पड़ेगा। परिमेय व्यंजक बदलेंगे तब हम उसके घात को
समझ पाएंगे, इसलिए हम टेन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो जाएगा टेन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई। अब जो टेन यू है इसको एफ मान लेते हैं। एफ इक्वल टू जो टेन यू है ये क्या है, घात दो में से एक गया तो एक, घात एक का समघाती है। तो ये जो एफ है ये फॉलो करेगा इसको, एक्स डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई इक्वल टू एफ। वन एफ, वन इंटू एफ, वन आया है। तो अब एफ की हम वैल्यू रखते हैं। एफ क्या है, इसमें नहीं था, हमने अपने तरफ से माना था, टेन यू को हमने एक्स एफ मान लिया था। तो एक्स डेल अपन डेल एक्स ऑफ टेन यू प्लस वाई डेल अपन डेल वाई टेन यू इक्वल टू टेन यू। ऐसे जब हम इसको टेन यू मान लिए, अब इसको हम अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए टेन यू का सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, यू के सापेक्ष कर देंगे तो हमको डेल यू अपन डेल एक्स लिखना पड़ेगा, मतलब एक्स आ जाएगा यहाँ और सेक स्क्वायर यू टेन यू का, और टेन यू का यू के सापेक्ष किए हैं इसीलिए डेल यू अपन डेल यू का एक्स सापेक्ष करना पड़ेगा, डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई टेन यू का फिर से सेक स्क्वायर यू और डेल यू अपन डेल वाई। यहाँ डेल एफ अपन डेल वाई था, टेन यू का यू के सापेक्ष किए हैं तो यू को वाई के सापेक्ष लिखना पड़ेगा, डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू टेन यू। अब सेक स्क्वायर यू को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सभी टर्म्स में। तो एक्स डेल यू अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू टेन यू अपन सेक स्क्वायर यू। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको साइन यू अपन कॉस यू लिख सकते हैं, और साइन यू अपन कॉस यू लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर यू ऊपर चला जाएगा तो साइन यू कॉस यू ऐसे करके आ जाएगा। यदि यहाँ पर 2 होता तो ये साइन 2u बन जाता, ये इसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार आयलर प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो देखिए आयलर प्रमेय आप इसके और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्या है, मिटा रहे हैं तो आपको बोर नहीं होना है। चलिए कहानी सुनाते हैं। एक राजा था और एक रानी था। हाँ, रानी थी। एक राजा था और एक रानी थी, दोनों बहुत अच्छा राज्य कर रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, राज खत्म हो गया और वो विधायक और सांसद बन गए। हमारा मिटाने का काम भी खत्म हो गया, कहानी खत्म। आगे देखते हैं, u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको फाइंड करना है इसमें डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड करना है हमको। ये फाइंड करना है तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले डेल यू अपन डेल एक्स निकालते हैं। वैसे दोनों में समानता है, एक्स करेंगे दूसरे बार में वाई का होगा, ये कांस्टेंट रहेगा तो एक जैसे आएगा दोनों, बस एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपान में आएगा, लॉग है तो, और इसको हमने पूरे को एक समान लिया तो हमको डेल डेल एक्स करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ये आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। ठीक, तो आगे क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो फिर मिलाकर ये 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका सेकंड अवकलन करना, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये इसका सेकंड अवकलन करते हैं तो u अपान v मेथड लगेगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल अपान डेल एक्स ऑफ 2x माइनस 2x डेल अपान डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हो जाएगा, ये 2x का 2 आएगा तो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर।
इसी प्रकार जब डेल यू अपान डेल वाई या डेल 2u अपान डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो होगा क्या कि जहाँ x है वहाँ y, और जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा। इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा, नीचे तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर यहाँ पर ये x है ये y है, एक जगह ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये देख लीजिए इसमें y है, इसमें y माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा ऊपर में, तो वो पूरा मान जीरो के इक्वल हो गया। इस प्रकार आंशिक अवकलन के कुछ क्वेश्चन देखें हम अवकलन के अनुप्रयोग में देखते हैं कि एक इसका पार्ट होता है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल को जनरली उसके अवकलन करके निकाला जाता है किसी भी बिंदु पर, और ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, अपने आप में ही एक कंपटीशन लेवल में अपने आप ही ये पूरा एक लेक्चर के बराबर है। और ये है उसका पार्ट निर्देशांक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। तो इसको यहाँ पर सिर्फ अवकलन के उपयोग के रूप में देखेंगे तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इसका कंप्लीट स्टडी उसमें होता है निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में होता है, तो इसको हम निर्देशांक ज्यामिति में ही ले लेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में ही इसको डिटेल पढ़ा देंगे पूरा एक लेक्चर। आगे हम देखते हैं इसका अवकलन के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट निम्निष्ट। स्कूल लेवल में भी कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, ये कंपटीशन लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत घुमाते हैं, और कंपटीशन लेवल में ये भी देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे कैलकुलेशन करना है। जैसे क्वेश्चन है, ऐसी संख्या जो अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है, ऐसी संख्या जो अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है। क्वेश्चन तो देखने पे डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि कुछ इजी है कि क्या है करके, परंतु कोई संख्या है उसका वर्ग भी उससे अधिक है, तो ये कौन सी संख्या हो सकती है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग उस संख्या से अधिक होगा, जबकि वर्ग ही अधिक होता है। 4 का वर्ग 16, 16 4 से ज़्यादा है, लेकिन ऐसी भी संख्या है क्या जिसका वर्ग वो संख्या से ही अधिक हो जाए, तो ऐसी संख्या है। ऐसी संख्या है जो -1 और +1 के बीच में डेसिमल में होता है, जैसे 1/2, 1/3, तो अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है, माने वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा, वर्ग क्या है, छोटा हो जाएगा। जैसे 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, ये 1/3 से छोटा है, डेसिमल में बदलेंगे तो ये 0.3 आएगा, और इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 0.11 आते जाएगा ऐसे, तो ये इससे छोटा हो गया इसका वर्ग। तो हमको जो देखिए, यदि क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन का ऑप्शन को देखेंगे तो बहुत आसान है, 1/2 और 1, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कोई ऐसी संख्या जो अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है। तो क्या होगा, वर्ग करने पर एक तो वो छोटा हो जा रहा है वो संख्या, तो ये तो छोटा नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बराबर रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। तो ये संख्या अपने वर्ग से अधिक है, एक ही संख्या, यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका हम सिद्धांत आपको बता देते हैं। ऑप्शन यदि ऐसा ना रहा, ऑप्शन यदि ऐसा ना रहा तो आपको मानना है कि जो संख्या है x है और अपने वर्ग से कितना अधिक है, x - x स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यदि कोई संख्या 1 से छोटा है तो उसका वर्ग उस संख्या से छोटा होगा, दोनों और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x वर्ग, ये कोई संख्या 1 से छोटा है और यहाँ पर 1 से छोटी धनात्मक संख्या 1/2 है, इसीलिए आंसर है
और यदि कुछ ऐसा ऑप्शन रहता तो हमको कैलकुलेशन करना पड़ता। हमको इसी को फलन मानना है। मैक्सिमम मिनिमम के सिद्धांत के अनुसार जिसको अधिकतम या न्यूनतम सिद्ध करना रहता है किसी पॉइंट पर, उसको पहले हम क्या करते हैं, फलन मानते हैं, और उसके बाद उसका प्रथम अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2x, और दूसरा अवकलन करते हैं तो 1 तो 0 हो गया, -2 आया जो लेस देन 0 है, तो ये अधिकतम होने का है। यदि धन रहता तो न्यूनतम होता, यदि ये धनात्मक आता तो न्यूनतम होता, यदि ये ऋणात्मक आ गया तो अधिकतम है। अब अधिकतम होने के लिए क्या है, स्कूल लेवल में अच्छे से बताए हैं, f' को 0 करते हैं तो 1 - 2x = 0 या 2x = 1 या x = 1/2 आ गया कि 1/2 अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है करके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो भी उसको हम सिद्धांत से भी निकाल दिए, हैं। आगे देखिए मैक्सिमा मिनिमा का ही कुछ और क्वेश्चन है। इसमें गोले के अंदर बने हुए अधिकतम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से अनुपात होगा। गोले के अंदर बने अधिकतम आयतन का शंकु, आयतन के शंकु का ऊंचाई एवं गोले की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है 3/4, 4/3, 4/3 एंड 1/2, 2/3। यहाँ पर भी दिमाग लगाएंगे, गोले के अंदर क्या है, ज़्यादा आयतन का शंकु हमको बनाना है गोले के अंदर। तो ज़्यादा आयतन का शंकु बनाना है तो जितना ज़्यादा बड़ा हो सके वो, छोटा भी बन सकता है, और अधिकतम आयतन होगा तो उसका हाइट और वो वेरी करेगा। जैसे ये है, इसके अंदर मैं ऐसे करके एक शंकु बना दिया, ये गोले के अंदर, ये गोला है, 3D फिगर है, वृत्तनी है, तो ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसके अंदर है तो यहाँ बीच में इसका कहीं सेंटर होगा, उसका जो हाइट वाला लाइन है वो क्या होगा, उसके सेंटर से होकर के जाएगा, और शंकु का त्रिज्या को मैं R मान लेता हूँ ऐसे, और गोले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक R, कैपिटल R मान लेता हूँ। अब इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना, ये हाइट हमको फाइंड करना, ये जो हाइट है शंकु का हाइट h यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको जैसे निकालना है तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए चूँकि ये जो लाइन, ये लाइन और ये लाइन जो है जो मैंने बनाया, ये एक प्लेन में होगा, और वो प्लेन को काटेंगे तो इस प्रकार का एक वृत्त निकलेगा, जिसमें ये अभी प्लेन वगैरह हम लेक्चर आपको नहीं दिए हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये गोला है, गोला को उस हिस्से से काटा गया है जिसमें ये लाइन आ रहा है और ये लाइन आ रहा है, तो जो वृत्त बनेगा वो ऐसे दिखेगा हमको, ऐसे। यदि इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पर इसका सेंटर रहेगा वृत्त का, और ये कैपिटल R रहेगा, ये H रहेगा, और ये R रहेगा, ये R रहेगा। ये दूरी कितना होगा, वृत्त में एक प्रमेय है कि वृत्त की दो जीवा वृत्त के अंदर या बाहर एक दूसरे को काटते हैं तो एक के द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल दूसरे जीवा के द्वारा बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है करके। अब इसका मतलब क्या है, थ्योरम तो बहुत लंबा है, लेकिन इसका मतलब ये है, आयत का मतलब आयत का एक भुजा ये बनेगा और ये बनेगा, एक आयत का एक भुजा ये बनेगा, एक भुजा ये बनेगा, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब 10 × 10, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 10 × 10 = 10 × 10, ऐसे करके हमको इसको लेना है। तो ये जो थ्योरम हम बताए उसके अनुसार ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो इतना को तो ये भुजा को तो हमने h मान लिया है, ये r है, इधर भी r होगा, मतलब ये व्यास है यानी 2r में से ये हाइट h को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r - h, ये वाली जो भुजा की लंबाई है। अब इसमें जो मैं थ्योरम बताया उसको यदि लगाऊं तो r × r = h × 2r - h, मीन्स r² = h 2r - h।
तो अब फलन कौन सा बनेगा? फलन बनेगा हमारा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो किसका फलन होगा? उसके रेडियस को हम एच के रूप में निकाल लिए हैं तो हाइट का फलन होगा। मतलब हाइट अलग अलग रहेगा तो उसका आयतन अलग अलग रहेगा, तो हाइट के हिसाब से उसके आयतन को हम चेक करते हैं। तो आयतन जो है, जो हाइट का फलन है, ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं तो π/3 एच इंटू 2r माइनस एच इंटू एच। तो कुल मिलाकर π/3 ये हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो 2r(h² माइनस h³। ऐसे आएगा ये, इस प्रकार आएगा। तो देखिए क्या होगा, अब इसका प्रथम अवकलन निकालते हैं। प्रथम अवकलन निकालेंगे v'(h). प्रथम अवकलन निकालेंगे तो π/3 तो कांस्टेंट रहेगा, 2r(h² है तो 4rh हो जाएगा, h² का 2h हो जाएगा, 4rh और माइनस 3h²। फिर इसका डबल अवकलन निकालेंगे। डबल अवकलन बाद में देख लेंगे, पहले v'(h) को 0 कर लेते हैं h की वैल्यू जानने के लिए। तो π/3 4rh माइनस 3h² इक्वल 0। तो ये 0 हो गया, h कॉमन लेंगे तो 4r माइनस 3h इंटू h इक्वल 0, h भी 0 चल जाएगा तो 4r इक्वल माइनस 3h इक्वल टू 0 या 3h इक्वल टू 4r या h/r इक्वल टू 4/3। तो 3h की जगह 4r रखेंगे तो इसका सेकंड नेक्स्ट जो अवकलन है उसको निकाला जा सकता है कि वो नेगेटिव होगा करके। ये हमारा आंसर तो आ गया, 4/3 आंसर है, लेकिन इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धांत के द्वारा मैंने आपको बता दिया, सिद्धांत के द्वारा बता दिया। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं। v'(h) करेंगे, इसका और अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4r π/3 4r माइनस 6h। अब इसमें किसी एक की वैल्यू रख देते हैं, जैसे 4r की वैल्यू रख देते हैं तो 3h आएगा। 3h आएगा तो 3h माइनस 6h माइनस 3h आ जाएगा। 4/3 3h माइनस 6h तो माइनस 3h, 3 कट गया, पाई है ये तो 3 कट गया, माइनस πh आ गया। क्या है? नेगेटिव है, इसीलिए अधिकतम आयतन अधिकतम है। नेगेटिव आयतन आयतन अधिकतम करके सिद्ध हो गया, h/r 4/3 है करके निकल गया। अब इसमें क्या क्लू पॉइंट है? क्या क्लू पॉइंट है कि हम बिना कैलकुलेशन के जान सके। जैसे ही मैं ये चित्र बनाया, ये चित्र जैसे ही मैंने बनाया, जब शंकु का आयतन अधिकतम है मतलब निश्चित रूप से अर्धगोला के नीचे तक बनेगा वो, और अर्धगोला के नीचे तक बनेगा तो इसकी हाइट इसकी त्रिज्या से ज़्यादा ही होगा। इसकी हाइट इसकी त्रिज्या से ज़्यादा होगा, माने एच की वैल्यू ज़्यादा होगा, आर की वैल्यू कम होगा। और देखा जाए तो इसको छोड़ करके बाकी में एच की वैल्यू कम कर दिया और आर की वैल्यू ज़्यादा कर दिया है। तो देख, ये चित्र बनाने के बाद तो निश्चित समझ में आ जाता है कि एक ही आंसर है, जो ऊपर में ज़्यादा क्वांटिटी है नीचे में कम है। क्योंकि अधिकतम आयतन का शंकु लेना है तो अधिकतम आयतन का शंकु होने के लिए इसके अर्धगोले के नीचे तक इसका बेस बनाना पड़ेगा शंकु का। इसलिए क्या होगा कि एच जो है आर से ज़्यादा होगा, और ये पहले एक ही देख करके ही जान सकते हैं। तो ये कंपटीशन एग्जाम में अपना अपना ट्रिक होता है कि किसी आंसर को कैसे जल्दी से जल्दी जाना जा सकता है, इसका ट्रिक। तो इससे क्या होता है कि टाइम की बहुत बचत होती है, इसका ये फ़ायदा है। आगे हम देखते हैं, जैसे अवकलन के अनुप्रयोग में जैसे कहावत है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। अब क्या बोलेंगे? तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं है कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। है आप लोग के पास आंसर? मैथ्स में अंडा मतलब होता है 0 और मुर्गी मतलब क्या होगा? 2। तो 2 पहले आया है, काउंटिंग नंबर पहले आया है, उसके 2 पैर होते हैं, कुछ भी मान लो मुर्गी को 2 3। तो क्या हुआ कि पहले नंबर का आविष्कार हुआ, उसके बाद फिर शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। तो यही कह सकते हैं कि पहले मुर्गी आया फिर अंडा आया। ठीक है, आगे देखते हैं त्वरण वगैरह निकालने का क्वेश्चन। जैसे v² = a + bx गिवन है, तो इसका त्वरण कैसा है हमको जानना है। इसका त्वरण 0 है कि एक समान है कि असमान है, ऐसे कैसे है इसका त्वरण, ये हमको जानना है। तो इसको पहला अवकलन हम करते हैं, ये v² होने की वजह से v का पहले करेंगे तो 2v होगा, फिर v का t के सापेक्ष कर देते हैं तो dv/dt हो जाएगा। t के सापेक्ष इसको अस्पष्ट फलन जैसे हम
अवकलन कर रहे हैं तो वी स्क्वायर का 2v dv अपॉन dt, a का 0 हो गया और b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। तो इसको हम त्वरण लिख देंगे, कैपिटल F लिख दो, यहाँ पर a यूज हुआ है तो जनरली त्वरण के लिए ये a यूज किया जाता है, यहाँ पर हम F यूज कर रहे हैं। और ये b भी दोनों साइड से कट गया, b इक्वल टू b/2 यानी एक समान है, त्वरण इसका एक समान है कैलकुलेशन करने पर। जैसे राशि के मान में परिवर्तन, इसके बारे में देखते हैं। राशि के मान में परिवर्तन का कि समबाहु त्रिभुज है, उसकी समबाहु त्रिभुज है ऐसे, उसकी एक भुजा मान लीजिए a है, तो इसकी भुजा के परिवर्तन की दर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ने की दर ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बढ़ने की दर ज्ञात करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल को यदि हम डेल माने तो d डेल अपॉन dt क्या होगा ये जानना है हमको। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर के, इसको t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, d डेल अपॉन dt इक्वल टू √3/4 2a और dA अपॉन dt, स्पष्ट फलन टाइप। तो dA अपॉन dt, अच्छा इसमें a का मान भी दिया होना चाहिए, हाँ a इक्वल टू, जब a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है उस समय। तो अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं, ये √3/4 हो गया, 2a की जगह 10 और इसकी जगह 2, तो 2 कट गया, 2 4 से कट गया, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार अधिकतम मान पर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन है x अपान, जैसे क्या है कि सिद्धांत तो वही है और बस ये है कि फलन थोड़ा हार्ड हो सकता है। x अपान 1 प्लस एक्स 10x का अधिकतम मान, 1 प्लस एक्स 10x का अधिकतम मान x इक्वल टू किस पर है, वो बिंदु हमको निकालना है जहाँ पर इसका मान अधिकतम है। तो इसको देखिए, ये fx ले लेते हैं इसको और इसको अवकलन करते हैं, प्रथम अवकलन f' तो 1 प्लस एक्स 10x आ जाएगा, एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ऊपर का माइनस एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ x 1 प्लस एक्स 10x अपॉन 1 प्लस एक्स 10x का स्क्वायर। तो इस x का तो 1 हो गया, तो 1 प्लस एक्स 10x हो जाएगा। अब ये 1 का 0 हो गया, इसको u इंटू v मेथड करेंगे तो x का होगा तो 1 हो जाएगा, ये x का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स 10x हो जाएगा। अभी हम x का किए, फिर x कांस्टेंट रहेगा और इसका करेंगे सेक स्क्वायर x आएगा, ये माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स ऐसे हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स 10x होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स 10x ऐसे स्क्वायर में आ गया। तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। अधिकतम मान होने के लिए f' इक्वल 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 0, या एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मैंने एक्स इक्वल टू कॉस एक्स पर इसका मान अधिकतम है। अधिकतम पर ही और क्वेश्चन देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम पर। आप लोगों को एक फार्मूला कॉपी बना लेना चाहिए, आप लोगों को एक फार्मूला कॉपी जिसमें सब फार्मूला लिखें और उसको बार बार पढ़ें तो याद हो जाए। जितना ज़्यादा फार्मूला याद रहेगा, log x अपान एक्स का टू इन्फिनिटी में न्यूनतम, log x अपान एक्स का अंतराल 2 से इन्फिनिटी में न्यूनतम मान है कि नहीं करके, इसमें ऑप्शन में हाँ नहीं करके है, न्यूनतम मान का अस्तित्व है कि नहीं है, कि क्या है ऐसा बताना है। तो ये तो f(x) हो गया, न्यूनतम मान के लिए f' करते हैं, तो x d अपॉन डी एक्स ऑफ log x माइनस log x d अपॉन डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। तो
आगे देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स को 1/x हो गई, इस एक्स कटेगा तो 1 आ गया, माइनस इसका 1 हो जाएगा तो लॉग एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल 0, या लॉग एक्स इक्वल टू 1, या इसका बेस ई है तभी इसका अवकलन 1/x होगा। तो इसके पावर में इसको डालेंगे, लॉग वाला लॉगरिथम वाला अलग से एक लेक्चर हमने दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। लॉग को घात में बदलेंगे तो ये आधार के पावर में इसको डालते हैं तो इसके इक्वल आता है, यानी x इक्वल टू ई पर ये तो अधिकतम है या न्यूनतम है। अब क्या होगा उसको चेक करते हैं कि न्यूनतम मान संभव है कि नहीं, ऐसा बोल रहा है इसलिए। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू पावर 4। तो इसका -1/x हो जाएगा, 1 0 -1/x, ये कटेगा तो -x आएगा, -1 माइनस लॉग एक्स और ये 2x हो जाएगा अपॉन एक्स टू पावर 4। तो ये -2x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो -3x माइनस 2x लॉग एक्स बेस ई एक्स टू पावर 4। अब इसका हम एफ डबल डैश ई पर निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3e माइनस 2e लॉग, अच्छा प्लस होगा ये, सॉरी, हाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2e प्लस 2e लॉग ई बेस ई अपान ई टू पावर 4। तो देख सकते हो लॉग ई बेस ई पर 1 हो जाएगा, ये लॉग वाले लेक्चर में फार्मूला दिया है हमने, -3 प्लस 2e माइनस ही आएगा, -e अपान ई टू पावर 4, तो -1/e³ लेस देन 0 है। तो ये अधिकतम है, न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम का अस्तित्व नहीं है, न्यूनतम का यहाँ अस्तित्व नहीं है, अधिकतम ही मिल रहा है, अधिकतम ही प्राप्त हुआ। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं वर्धमान ह्रासमान पर, स्कूल वाले लेक्चर में भी दिया गया है, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कुछ फलन जो है हार्ड हो ऐसा। इसमें दिया है f(x) इक्वल टू 1/, देखिए वर्धमान ह्रासमान क्या होता है कि फलन का अवकलन यदि 0 से बड़ा है किसी बिंदु पर तो वहाँ पर उस अंतराल के लिए वो वर्धमान है, और यदि f(x) लेस देन 0 है तो वो ह्रासमान है उस अवकलन में। स्कूल वाले लेक्चर में बहुत एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू 5 टू पावर -x f(x), तो a टू पावर x का a टू पावर x ही होता है, फिर log 5 बेस e पर, ये log a बेस e पर ये इसका अवकलन होता है। अब क्या है और उसके बाद हमको x की जगह -x है तो उसका ddx लिखना होगा ना, ये तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा इसका -1 माइनस log 5 बेस e अपान 5 टू पावर x। अब x का मान कुछ भी रखें हम, ये तो धनात्मक ही रहेगा लेकिन इसके कारण ऋणात्मक हो जाएगा, तो ये ह्रासमान फलन है, ये सभी जगह ह्रासमान है, ये फलन जो है सभी जगह ह्रासमान है। जैसे 10x माइनस x f(x) इक्वल टू 10x माइनस x, तो f(x) sec स्क्वायर x माइनस 1, और sec स्क्वायर x माइनस 1 10 स्क्वायर x है, और ये क्या है 10 स्क्वायर x हमेशा स्क्वायर होने की वजह से 0 से बड़ा होगा, तो ये हमेशा वर्धमान फलन है, ये वर्धमान फलन है, ग्राफ के द्वारा भी जाना जा सकता है। देखते हैं रोले प्रमेय, रोले प्रमेय का कथन वगैरह बताया था हमने स्कूल लेवल में। रोले प्रमेय में क्या होता है कि कोई फलन f(x) है, ओपन इंटरवल इसमें सतत है, क्लोज इंटरवल में सतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, और f और f बराबर है, और b पर फलन का मान y का मान बराबर है, तो a और b के बीच में एक बिंदु c ऐसा होता है जहाँ पर अवकलन का मान 0 हो जाता है। ऐसे ग्राफ में यदि हम देखें तो ये y का मान दो जगह बराबर है, तो इधर यदि जाएगा तो ऐसे करके वापस आ गया, इधर जाएगा तो ऐसे वापस आ सकता है,
दोनों बराबर होने की वजह से। तो एक जगह से ये मुड़ेगा, वहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा यानी dy/dx क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा, अर्थात उसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 हो जाएगा, tan पाई। इसलिए क्या होगा, ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। हम एक फंक्शन लेते हैं fx = e⁻² sin 2x, fx = e⁻² sin 2x। इंटरवल हमको गिवन है 0 to π/2। 0 to π/2 में हमको इस c की वैल्यू को फाइंड करना है कि 0 to π/2 में क्या आएगा। तो देखिए इसका अवकलन करते हैं f' = तो e⁻² का -2x होगा और -2x का -2 आएगा sin 2x। फिर sin 2x करेंगे तो cos 2x आ जाएगा, cos 2x ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका साइन, अच्छा f' = 0 करते हैं, f' = 0 यानी e⁻²c -2 sin 2c प्लस 2 e⁻²c cos 2c = 0। तो e⁻²c कॉमन लेकर उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 भी चला जाएगा, मतलब -sin 2c = -cos 2c, या भाग दे दें cos 2c, tan 2c = 1, या 2c = π/4, तो c = π/8, मतलब c 0 और π/2 के बीच में π/8 आ रहा है। इसीलिए रोले का प्रमेय क्या हो रहा है, सत्यापित हो रहा है। इसमें कंपटीशन लेवल में ये पूछा जा सकता है कि c की वैल्यू क्या होगा, तो c की वैल्यू π/8 होगा, ये निकल गया। ठीक है, ऐसी लैग्रांज का प्रमेय होता है, मध्यमान प्रमेय। उसमें क्या होता है कि फलन का मान बराबर नहीं होता है, फलन का मान बराबर नहीं होता है, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें हम, लैग्रांज प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, fa = fb नहीं है, तो ग्राफ ऐसे कुछ जा सकता है, इसकी वैल्यू fa है, ये fb है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये प्रमेय ये कहता है कि इनके बीच में, जैसे इनको मिलाने वाली रेखा, इसका हो जाएगा निर्देशांक a fa और इसका b fb, तो इसका प्रवणता हो जाएगा, रेखा की प्रवणता fb - fa y2 - y1 x2 - x1 ऐसे। तो लैग्रांज का प्रमेय ये कहता है कि a और b के बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर है जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब ये यहाँ पर बिंदु c है मान लो, तो f' इसके बराबर हो जाएगा, इसकी प्रवणता के बराबर। यहाँ पर f' निकालेंगे, c निकालेंगे तो इसकी प्रवणता बताएगी, तो इसकी प्रवणता इसके प्रवणता के बराबर, मतलब दोनों समांतर है, fb - fa b - a। तो इस प्रकार ये प्रमेय का मतलब है। इससे बहुत सारे ऐसे कंपटीशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस सिद्धांत मालूम होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मालूम होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल माने ज्यामितीय अर्थ यदि मालूम रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। वैसे इसमें क्वेश्चन दे रहा है जिसमें एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें fx = x³ - 6ax² + 5x ऐसा दिया हुआ है। इसका अंतराल है 1 और 2, और इसके बाद बोल रहा है कि जो मैं बताया c उसको भी दे रहा है, x = 7/4 पर स्पर्श रेखा क्या है, 1 और 2 को, इनको मिलाने वाली, 1 और 2 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया। तो हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, a = क्या होगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। देखिए ये इसका ज्यामितीय अर्थ है, और इस ज्यामितीय अर्थ के आधार पे सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन में a निकालना है। आपको क्या है कि ये जानना जरूरी है कंपटीशन लेवल में, ये जो इस साइड में जो जितना मैंने बोला है ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छिपा हो सकता है। ग्राफ भी दे देगा आपको, ग्राफ देकर के ऐसा बना भी सकता है कंपटीशन में, फिर उसका c कौन सा है बोलेगा, तो यहाँ पे जो रहेगा जहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा वो c की वैल्यू होगा। यहाँ पर c की वैल्यू 7/4 दे करके a की वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले f2 निकालते हैं, तो ये 2³ - 6a × 2² + 5 × 2 हो जाएगा,
तो ये आगे हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 10 18 हो गया, एंड 4 इंटू 6 तो -24a, एंड f1 हो जाएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 - 6a + 5, तो 6 - 6a हो गया। फिर f' निकालते हैं, f' निकालते हैं तो ये 3x² - 12ax + 5 हो जाएगा। अब इसमें हम 7/4 रख देते हैं, 7/4 रख देते हैं तो इसका हो जाएगा 49/16, 49 दिया 147/16। अब यहाँ 7/4 रखते हैं तो बल्कि ये 4 3 से कटेगा तो ऋण 21a आ जाएगा +5। अब इसमें लगाते हैं f' मतलब ये आ जाएगा 147/16 -21a + 5 इक्वल FB यानी F2 18 - 24a माइनस FA मतलब F1 6 - 6a अपान B - A मीन्स 2 - 1, 2 - 1 ये हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये तो 1 हो गया, ये सब उधर ले जाते हैं। 147 इक्वल टू ये हो गया 18 - 24a -6a, 6 + 6a, ये -21 आएगा तो +21 हो जाएगा a -5। अच्छा अपान में 16 नहीं लिखे थे, 147/16 इक्वल टू ये देखिए -24a और ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 18 और 21, तो ये 39 हो जाएगा। सॉरी माइनस होगा, 26 हो गया, 6 में से 2 आ रहे हैं, सॉरी ये 24 है तो ये -3, 21 और 6 27, तो +3a आ रहा है, ये 3a आ रहा है। 27 में से 24 गया तो अब ये -11 आ रहा है, तो यहाँ से बचा 7, -11 तो +7। इस प्रकार 3a इक्वल टू 147/16 -7, 3a इक्वल टू 16, 147 - 112, 16 × 7 = 112, तो 112 माइनस होगा तो 35 आ जाएगा ऊपर में, नीचे में 16 और ये 3 जाएगा तो 48 आ जाएगा। ये a की वैल्यू हुई। इस प्रकार हमारा लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।